होता है OUDH, औध बोलते हैं इसको है। ठीक है, क्लियर? फोटो ले लिया आप लोग? ठीक, आगे बढ़े हम लोग कि अभी रुके? 2 मिनट रुका हूं, ठीक है। हाँ, 1901 यहां पे देखो, पीपल बैंक ऑफ इंडिया, पीपल बैंक ऑफ इंडिया 1901। हाँ, ये कौन सा बैंक? ये वाला फर्स्ट बैंक एक्ट ऑफ राइट, मतलब कार्य करने का अधिकार। पहला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। नहीं, जनरल बैंक बन रहे हैं, लेकिन अब इन बैंकों में, कुछ बैंकों में राइट्स दिया जा रहा है। ये जनरल बैंक खुल रहे हैं बस, ठीक है ना। बाकी एक बैंक को सिलेक्ट किया गया, अवध कमर्शियल बैंक में पहली बार जो है कि एक्ट ऑफ राइट दे दिया गया था कि आप काम कर सकते हैं। बाकी जनरली तो सारे बैंक खुल रहे हैं। क्लियर हो गया यहां तक सभी लोगों को? चलिए, अब मैं इधर वाला तो मिटा ही सकता हूं ना, इधर वाले में तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि मैं अब इधर चलूंगा, ठीक है ना। चलिए, अब आप देखिए जरा, इसको मिटा दूं? यहां तक तो मिटा ही सकता हूं, है ना, क्योंकि यहां तक तो कंप्लीट हो गया होगा। चले, अब आप देखिए जरा ध्यान से सभी लोग इस बात को कि यहां पर कौन सा डेट दिखा रहा है बेटा? ईयर 1901 के बाद कहां आ रहे हैं हम लोग? 1913, ठीक है ना। अब 1913 से मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, मैं क्रम से चलने की मेरी आदत है। मैं कोई भी पैटर्न पढ़ाऊंगा, कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, बड़े आराम से और ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि एक बारीकी सी बारीकी भी अगर क्वेश्चन आयोग आपसे उम्मीद करता पूछने की, तो छूटने ना पाए कहीं से भी वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो, 1913 के बाद आप समझ सकते हैं कि एक 1914 और 1918 के बीच में, ये सभी बच्चे जानते होंगे कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है। याद है कि नहीं? जिसको हम लोग प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं। ये डेट तो सबको पता ही होगा, पता है ना? ठीक, हुआ क्या, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ये जो 4 बैंक बड़े बड़े बने थे, ये 4 जो है कि लार्जेस्ट जो बैंक थे, बड़े जो बैंक थे, इसमें आर्थिक संकट आ गया। क्या आ गया बच्चे? आर्थिक संकट को इंग्लिश से बोलते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस बोलते हैं। आर्थिक संकट इन चारों बैंकों में आ गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो भारत भी इससे बाहर नहीं होगा। सिंपल से मतलब है, क्योंकि आपने देखा होगा ब्रिटिशर जो है कि हर जगह पूरे विश्व में, अगर कुछ देश को छोड़ दिया जाए तो लगभग सब जगह जो कि अपने कॉलोनियल को स्थापित कर दिए थे, अपने उपनिवेशवाद को स्थापित कर चुके थे वहां पर। तो इसमें बचा नहीं। ये चारों बैंकों में क्या हुआ कि आर्थिक संकट एक बड़े स्तर पर आ गया। तो जैसे आर्थिक संकट आया, ये बैंक बंद होने की कगार पे चले गए। तो इसी समय वर्ल्ड वॉर समाप्त होने से पहले 1917 में एक बैंक जो है कि ओपन किया जाता है, जिसे नाम रखा जाता है टाटा इंडस्ट्रियल बैंक। तो अगर आपसे पूछे कि टाटा इंडस्ट्रियल बैंक की स्थापना कब हुआ, तो 1917 में। क्लियर? और 1917 के बाद एक वर्ष आता है बेटा, 1919 में यहां पे खुलता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नाम सुने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का? 1919 में एक बैंक स्टैब्लिश कर दिया जाता है। इस बैंक का नाम क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां से कहानी बदल जाती है, क्योंकि अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने से इंपैक्ट हमारे बड़े बैंकों पर क्या पड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे ये लोग चेंज करते हैं और कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं यहां से। अब ये यहां से टर्निंग पॉइंट आता है और यहीं से शुरुआत होता है 1920 की कहानी। ध्यान से समझिएगा, 1920 की कहानी। तो भारत में पहली बार एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है
और उस कमेटी का नाम होता है रॉयल कमीशन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस। भारत की पहली कमेटी, इतना बड़ा नाम, ठीक है। तो 1920 में भारत में अब कमेटी बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अंग्रेजों को यह बात बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया कि फर्स्ट वर्ल्ड का इंपैक्ट हमारे बैंकों पर क्या पड़ रहा है। क्लियर हो गया? इसलिए इन्होंने दिमाग लगाया और 1920 में एक कमेटी को इन्होंने बना डाला। इस कमेटी का पहला प्रेसिडेंट, और कई एग्जाम में पूछा गया है इस प्रेसिडेंट का नाम, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट का नाम है यंग हिल्टन। नाम सुने हैं? इसको याद रखना, ये ऐसा व्यक्ति है जो आगे चल करके आरबीआई का सुझाव देता है। और ये बहुत ही, डॉक्टर अंबेडकर का नाम आपने सुना होगा, कुछ सुझाव बीच बीच में देते रहते हैं यंग हिल्टन को और कहते रहते हैं कि आप ऐसे करो, क्योंकि यंग हिल्टन जो है कि पहला प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और जैसे प्रेसिडेंट बनता है, इसको बात ये समझ में आ चुकी है कि पहले वर्ल्ड वॉर में ये बड़ा नुकसान हो रहा है, और पहला ही कदम उठा डालता है यंग हिल्टन। 1921 में हमने बताया अभी कि कौन सा बैंक बना, इंपीरियल बैंक बना था बच्चे, और इसने उठाया और 3 बैंक को एक साथ क्या किया, मर्ज। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 1843, 1840 और 1806 में बेटा पहला कदम यंग हिल्टन का। उसको समझ में आ गया था कि कहीं ऐसा हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने लग जाए। बात आप समझ रहे हो ना? तो पहला काम उन्होंने 1921 में आने के बाद तुरंत उन्होंने तीनों बैंकों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो हम लोग फाइनली 1921 तक तो आ गए। अब देखो क्या होता है 1921 के बाद एक वर्ष आता है 1923। इस समय साउथ में एक बैंक स्टैब्लिश कर दिया जाता है जिसका नाम है आंध्रा बैंक। नाम सुने आप सब लोग? आंध्रा बैंक। क्लियर हो गया? इसके बाद एक वर्ष आता है जहां से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार देता हूं और कई क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, 1926। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। अब यहीं से कहानी आरबीआई की शुरुआत होती है। 1926 में क्या होता है कि अ बिल प्रेजेंटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिलेटेड विथ आरबीआई, मतलब आरबीआई के संबंध में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, संसद में एक बिल को प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। दरअसल इसका जो आउटपुट रिजल्ट आता है 1927 में, यह बिल पास नहीं हो पाता है। इट वॉज फेल। क्या हो जाता है बेटा? फेल्ड हो जाता है, यह पास नहीं हो पाता है। दरअसल अब इसको सुझाव देने वाले यंग हिल्टन को मिल गए थे कि देखो भैया, ऐसी गलती अभी जल्दी मत करो, अभी समस्या बड़ी गंभीर चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से निकले हैं, कहीं ऐसा गलती कर दो कि अभी आप बिल को पास करा लो और आरबीआई बन जाए, पता लगा कि कोई और युद्ध हो गया तो पता लगा आरबीआई भी डूब ही जाएगा। तो इन्होंने जानबूझ करके इस बिल को ब्रिटिश पार्लियामेंट में होल्ड कर दिया गया। क्लियर? होल्ड क्यों किया गया? क्योंकि लोगों को पता था कि 1929 to 33 में पूरे विश्व में एक ग्रेट रिसेशन आ गया। क्या आ गया? ग्रेट रिसेशन, जिसे महामंदी के नाम से जानते हैं। जानते हैं आप सभी लोग? महामंदी। महामंदी का सामान्य अर्थ होता है जहां पे नो डिमांड, कोई भी डिमांड नहीं, मांग नहीं, और मार्केट में नो सप्लाई, किसी प्रकार की सप्लाई नहीं, और मार्केट में नो एम्प्लॉयमेंट, किसी प्रकार का जॉब नहीं। ऐसा कंडीशन जब लॉन्ग समय तक चलता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म तक चलता है, तो इसे बोला जाता है ग्रेट रिसेशन। और ये बात लोगों को पता चल गया था। अगर ये बिल यहीं पास हो जाता तो आरबीआई कब का बन जाता, और पता चलता ग्रेट रिसेशन आने के बाद आरबीआई डूब जाता। अब लोग समझ चुके थे, इसीलिए 1927 में इस बिल को क्या किया इन्होंने? पास नहीं किए, होल्ड करके रख दिए इन्होंने। अब देखो आगे कहानी क्या, इधर मिटाऊं क्या मैं? ये तो अभी लिखना तुम लोगों को है ना, मैं इधर मिटाता हूं।
देखिए अब कहानी क्या रोल ले रही है यहां से आगे की तरफ। अब हम लोग फाइनली जो है कि देख रहे हो आप कहां तक पहुंच गए हैं, ग्रेट रिसेशन तक हम लोग आ चुके हैं, हमारा ये कहानी चल रहा है। अब देखो हुआ क्या यहां से, अगर आप इस डेट को उठा के देखो तो आगे मैं चल रहा हूं यहां से। अब 1929 टू 33 में ये ग्रेट रिसेशन चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चे? ग्रेट रिसेशन चल रहा है। और जैसे ही 1933 में ग्रेट रिसेशन समाप्त हुआ, इसी समय जो है कि अगेन ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या किया जाता है, बिल को क्या किया जाता है, प्रेजेंटेड कर दिया जाता है। उसी बिल को जो बिल वहां पे होल्ड कर दिया गया 1933 में। और इसका रिजल्ट जो आता है 1934 में आता है। इट वॉज क्या कर दिया गया, पास। इस बिल को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। और इसी के आधार पे पहली बार बनता है आरबीआई एक्ट 1934, जो हम सभी लोग पढ़ते हैं आज की डेट में। पढ़ते हैं कि नहीं? आरबीआई अधिनियम 1934। और जैसे आरबीआई एक्ट बनता है उसी समय 1 अप्रैल 1935 में किसका गठन कर दिया जाता है, आरबीआई को स्टैब्लिश कर दिया जाता है। तो फाइनली आरबीआई को हम लोगों ने क्या किया, स्टैब्लिश कर लिया। जरा इसको आप यहां तक नोट करें, जरा कहानी वहां से शुरू करना, ये तो बात की कहानी पहले यहां से शुरू करना है ना, कि आगे कहानी फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से। ग्रेट रिसेशन, जीआर मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं ग्रेट रिसेशन। हाँ यहां पे अच्छा, इट वॉज नॉट पास, फेल कर दिया गया, पास नहीं किया गया। पास भी लिख सकते, इट वॉज नॉट पास, इसको पास लिख लें, फेल मत लिखना। क्या लिखना है आपको, पास लिखना है, क्योंकि ये फेल हो चुका था। इट वॉज नॉट पास, क्लियर। तो आरबीआई की स्थापना बताओ कब हुआ, स्टैब्लिश 1935 में आरबीआई बना, क्लियर। करेंसी, इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस, इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है। इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस लिख दूं, करेंसी फिर से हो जाएगा। हाँ 38 मत लिख देना, 35 ही लिखना, ठीक है ना। लो अच्छा 35 बना दे रहा हूं, ठीक है। ये लो, आप सही है बच्चे, देख हाँ साइड हो जाता हूं, लो
साइड हो गया और बैठ जाता हूं मैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। सही टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हो तुम, है ना, सही है। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग फाइनली कहां तक आ चुके हैं, आरबीआई तक। अब पास इसलिए कर दिया गया, ग्रेट रिसेशन समाप्त हो चुका है। अब कार्य किया जा सकता है बैंक को लेकर के, क्योंकि ग्रेट रिसेशन उससे पहले चल रहा था। अब ग्रेट रिसेशन जो है कि समाप्त हो चुका है। अब इन्होंने आरबीआई बना दिया, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऐसा होना चाहिए ताकि अब अगर कोई समस्या आती है तो एक बैंक होना चाहिए जो पूरा का पूरा कंट्रोल करे सारे इकोनॉमी को, ठीक है ना। ताकि अब कोई बैंक अगर खुलता है तो हमारे पास एक आरबीआई होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत फाइनेंशियल होता है तो आरबीआई उसको सपोर्ट करेगा। इसलिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में क्या कर दिया था, बना दिया। अब यहां से हम लोग आगे चले, अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ी सी बातें हम लोग आरबीआई को साथ में जोड़ करके, एक तरफ इतिहास और एक तरफ आरबीआई, दोनों को अलग करके हम लोग चलेंगे ना। थोड़ा सा आरबीआई के विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। मिटा दो सब कुछ, ठीक, मिटाओ, हो गया ना सब लोगों का, ठीक। किधर का रहने दें, चलिए तो फिर लिख ही लें आप। एक चीज और लिखना है तो लिख लीजिएगा, जब पूरे विश्व में, ध्यान रखिएगा, जब पूरे विश्व में ग्रेट रिसेशन चल रहा है, रेड पेन से मैं लिख दे रहा हूं, इस समय भारत में एक बैंक को खोला जाता है, वो है 1931 में, जिसका नाम है विजया बैंक। नाम सुने, लिख लो, ये बैंक खोला जाता है विजया बैंक। ठीक है, विजय से विजया बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो विजया बैंक की स्थापना होती है, कब होती है, 1931 में। क्लियर हो गया मेरी बात को, यहां तक सबको स्पष्ट है पूरा, ठीक है। मिटा दूं अब, तो मिटा दूं, अब आगे चले हम लोग, ठीक। चलिए अब देखिए, एक तरफ हम लोग थोड़ा सा चीजों को लेकर के चलेंगे, कहानी अभी रुकी नहीं है। अभी 1 अप्रैल 1935 तक हम लोग क्या हुए हैं, आ गए हैं। चलिए अब देखो, दो बातें बड़े स्पष्ट रूप से समझते चलिए सभी लोग। एक तरफ हमने आरबीआई को ले रहा हूं और एक तरफ इतिहास की तरफ मूव करूंगा मैं, ठीक है। दो पैरेलल पॉइंट लेके चलूंगा मैं। देखिए, आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935 में, आरबीआई की स्थापना हुई। पहली बात ध्यान से समझिएगा सभी लोग, पहली बात। अब यहां से जरा आरबीआई के विषय में कुछ विशेष बातें हम लोग देख लें। देखिए, आरबीआई स्टैब्लिश हो गया, इसका हेडक्वार्टर कहां पे खुलता है, कोलकाता में खुलता है। ध्यान रखिएगा, अगर इसका 1935 में आप देखें तो इसका हेडक्वार्टर कहां रहता बेटा, कोलकाता में। लेकिन
1937 में इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। टीएफ का मतलब ट्रांसफर। ट्रांसफर कहां किया गया? तो ध्यान रखिएगा बेटा, कहां? मुंबई में। अर्थात कोई पूछे कि एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो सीधा आंसर कहां होना चाहिए? मुंबई पे होना चाहिए। क्लियर? तीन बातें स्पष्ट हो रही है। देखो, आरबीआई को ही ध्यान रखिएगा, आरबीआई को ही स्वदेशी बैंक कहा गया। क्या कहा गया? स्वदेशी बैंक कहा गया। ध्यान से समझिएगा, स्वदेशी बैंक कहा गया। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला स्वदेशी बैंक किसे कहा गया है, तो क्या आंसर आप मारिएगा? हाँ, कहीं पहला बैंक मत मार दीजिएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान को, है ना, कि सर तो बताएं पहला बैंक। लेकिन अगर पहले ग्रुप में अगर आपसे पूछे स्वदेशी बैंक भारत का, तो क्या बताओगे आप लोग? आरबीआई बताओगे। इज इट क्लियर हो गया सभी लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहां से कहानी आगे बढ़ता है कि आरबीआई जो है बच्चे, जिस समय ओपन हुआ था, इसके पास पेड ऑफ कैपिटल जो था, पेड ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जमा पूंजी। क्या मतलब होता है? जमा पूंजी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कितना था उस समय? 5 करोड़ था जमा पूंजी। आरबीआई के पास कितना था उस समय? 5 करोड़ था। ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई क्या करता है बेटा? आरबीआई जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। क्या बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति बोले या मुद्रा के संबंध में नीति बनाना, मतलब मनी के संबंध में कोई पॉलिसी बनाना, उसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। देखिए, भारत में अगर मौद्रिक नीति की बात करें तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक जिसे हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स कहा जाता है, जिसे गुणात्मक पहलू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणात्मक पहलू। और एक दूसरा होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, जिसे मात्रात्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रात्मक पहलू कहा जाता है। क्वालिटेटिव टूल्स में बहुत सारे टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव जिसको हमें सभी लोगों को पढ़ना है, जैसे CRR, SLR, रेपो रेट। सुने आप लोग? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बेस रेट, MSF। ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं सब, ठीक है। और क्वालिटेटिव टूल्स में होता है क्रेडिट कंट्रोल टू कंज्यूमर, कंट्रोल टू कंज्यूमर। दूसरा होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तीसरा होता है मोरल सुएशन। चौथा होता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। और अगला होता है डायरेक्ट एक्शन। एक एक लाइन का खेल है, घबराइएगा मत इसको देख करके, ठीक है ना। एक एक बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा और सबसे आसान भाषा में बताऊंगा इसको। तो यह है मौद्रिक नीति बनाता है ये, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आरबीआई क्या बनाता है? मौद्रिक नीति। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो नाम दीजिएगा ओसबोर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछे कि एट प्रेजेंट टाइम कौन है, एट प्रेजेंट टाइम गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो क्या मारेंगे आप? बहुत बढ़िया, शक्तिकांत दास जी हैं। कौन से नंबर के हैं? 25 पे नंबर के बेटा। नोट करें जरा इतना। 42 कहां से आ जाएंगे? फोर्टी 42 है ना, अभी बहुत लंबा समय 42 में है।
टाइम क्या हो गया? अभी तो बहुत टाइम है दोस्त, आधे घंटे हमारे लिए बहुत होता है। यहां नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा क्या लिखा हूं मैं, ना थोड़ा नीचे हो गया है ना। डायरेक्ट एक्शन के ऊपर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। कहाँ ट्रेन है? कितने बजे ट्रेन है? साढ़े, अभी तो टाइम है 11:30 बजे, बहुत है अभी, अभी 1 घंटे का टाइम है। 20 मिनट और बैठो हैं। देखिए बच्चे एकदम हिलने डोलने लग गए कि बहुत ज्यादा हो गया है ना। हाँ आरआर लिख लो, रिवर्स रेपो रेट। हाँ रिवर्स, उल्टा रिवर्स रेपो रेट। चलिए ठीक है, आप लोगों को क्योंकि सब बच्चे होते हैं तो मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है। अब 1-2 बच्चे अगर जाएंगे तो फिर मेरा मनोबल क्या हो जाता है। हमसे तो आप ऐसे ही बैठ के पढ़ो भैया, पूरे दिन पढ़ाऊंगा ऐसे ही, पूरा दिन। सुबह बैठो, शाम तक 8 बजे तक पूरी इकोनॉमिक्स समाप्त करके छोड़ दूंगा मैं, एक दिन में। रोज रोज का झंझट खत्म ना, एक ही दिन में खत्म करो मेरे साथ पढ़ करके। कोई टेंशन नहीं लेना आपको है, आ जाएगा, घुसा दूंगा। हाँ 1 दिन में, ठीक है। अभी रोज रोज क्लास करने से बेहतर है कि 1 दिन पढ़ो, समझ रहे हो ना। सारे टाइम निकाल के आ जाओ, 1 दिन सारी क्लास बंद है, जीएस का हम 1 सेगमेंट इकोनॉमिक कंप्लीट कर लेंगे सुबह से शाम। हम लोग जब अपने समय में पढ़ते थे तो बहुत मेहनत करते थे। 9 साल हो गया पढ़ाते हुए, 9 ईयर। और किसी पैटर्न पे अगर मैं बात करूंगा, किसी चैप्टर बात करूंगा, इसे मूलभूत सिद्धांत को उठा लेता हूं मैं, और आपको लगेगा बहुत इंटरेस्टिंग। जबकि इकोनॉमिक आपको कैसे लगता है? बोरिंग, कई बार कहते हैं। लेकिन मेरी क्लास में आप पढ़िएगा, चाहे नेशनल इनकम पढ़िए, चाहे इन्फ्लेशन पढ़िए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट, आपको बड़ा इंजॉय के साथ लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। मतलब सीखने का मतलब ये है कि जो दुनिया में घटित हो रहा है आपको सामने नजर आएगा, हर चीज एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब हो जाता है सब्जेक्ट, आपको बोरिंग सा फील होने नहीं दूंगा मैं अपनी क्लास में, ये तो गारंटी है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग इतना समाप्त करते हैं, ठीक है ना। आगे वाला हम लोग इतिहास आगे उठाएंगे। यहां तक आप लिख लीजिएगा, एक क्लास में मैं सिर्फ इसको बताऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई की एक क्लास में इसको समाप्त करूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डीएसएससी के अंदर भी पूछा गया है कि भैया रेपो रेट बढ़ाने से क्या इंपैक्ट इकोनॉमी को पड़ता है, या रेपो रेट वर्तमान समय में क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्लास में मैं कभी इसमें खत्म कराऊंगा, फिर आगे मैं समाप्त कराऊंगा, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के एक क्लास और लूंगा तो जिसमें पूरा का पूरा डिटेल खत्म हो जाएगा। हमारा बैंक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप उसको डील कर जाओगे। सेकेंड क्लास में नेशनल इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ खत्म कराऊंगा, 2 टॉपिक को, ठीक है। तो चलिए यहां तक हम लोग रहने देते हैं, आपकी ट्रेन छूट जाएगी, प्लीज अपनी ट्रेन पकड़े आप, क्योंकि 11:10:40 हो गया। थैंक यू सो मच, है ना। हमारी पहली क्लास थी ना इसमें, ठीक लगा क्लास आपको? धन्यवाद, हम लोग आगे मिलते हैं फिर, है ना। थैंक यू। चलिए भैया, आप लोगों की मनोकामनाएं भी पूरा कर दिया सर, इतनी लंबी क्लासेस, है ना।